हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग पर्सनालिटी पर्सनालिटी एटीट्यूड परसेप्शन एंड इमोशंस इन सब के बारे में जानेंगे। ये एग्जाम पर्पस से हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है हम लोग का पर्सनालिटी। पर्सनालिटी जो होता है ना, वो समझिए सम टोटल वे, यानी कि किसी भी इंसान का जो टोटल ट्रेट्स होता है ना, यानी कि ऑल प्रकार का जो उसका ट्रेट्स होगा, उसको क्या बोला जाता है, एक प्रकार का पर्सनालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सम टोटल ऑफ वे इन विच इंडिविजुअल रिएक्ट एंड इंटरेक्ट। इट ऑफन डिस्क्राइब मेजरेबल ट्रेट्स ऑफ ए पर्सन एग्जिबिट्स। जैसा आपको बताएं, यानी कि इस पर्सन का जो टोटल ओवरऑल क्वालिटी है, चाहे दिखने में चाहे बोलने में, ये सब कहलाया क्या आपका पर्सनालिटी के अंदर। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, शॉर्ट में देखिएगा, ये देखिए शॉर्ट में रहा ये इसका पर्सनालिटी, हाउ ए पर्सन थिंक फील या बिहेव। और इसकी जस्ट ऊपर देखिएगा तो इट इंक्लूड्स ऑल ट्रेट्स ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग अपीयरेंस को दिखावा, एटीट्यूड्स, हैबिट्स एंड टेम्परामेंट। तो ये सब क्वालिटी आपका पर्सनालिटी के अंदर में आता है। अब ये तो हो गया बच्चों उसका मीनिंग पर्सनालिटी का। तो पर्सनालिटी का मीनिंग हमको सिंपली आपको बताएं कि भाई ऑल ट्रेट ऑफ पर्सन, जैसे उसका आप दिखना, उसका एटीट्यूड, उसका हैबिट्स, उसका टेम्परामेंट, सारा चीज, यानी कि ये आपका ओवरऑल क्वालिटी है। ये आपका ओवरऑल क्वालिटी है, उसका क्वालिटी या उसका अपीयरेंस सब कुछ आ जाएगा। तो जाकर क्या कहलाता है वो पर्सनालिटी। देखे होंगे भाई हम लोग बोलते हैं ना कि ये इंसान का, ये ए नाम का इंसान का अलग पर्सनालिटी है, इसका बी का अलग पर्सनालिटी है, तो वो ओवरऑल को दर्शाता है। ठीक। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो है मीनिंग भी पूछ सकता है और साथ साथ मेनली यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि कौन सा वो फैक्टर है जो पर्सनालिटी को अफेक्ट करेगा। तो मेनली 3 फैक्टर्स हैं। 3 फैक्टर कौन कौन? एक है उसका हेरिडिटी, यानी कि जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जैसे भाई अगर जैसे ये होता है, जैसे जेनेटिक्स से क्या क्या मिल आएगा, उसका फिजिकल मतलब उसका अपीयरेंस, उसका टेम्परामेंट, उसका बिहेवियर। फिजिकल अपीयरेंस में जैसे क्या, जैसे कि हम लोग बोलते हैं नहीं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, तो लोग बोलते हैं ना कि इसका जो आंख है एकदम अपनी माँ की तरह दिख रहा है, नाक जो है उसके पिताजी की तरह दिख रहा है, ये क्या अपीयरेंस है। इन्वायरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज के लिए सिंपल पॉइंट है बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत मैटर करता है। इन्वायरमेंट ना जेनेटिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट में जैसे आपका कल्चर, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा मिला, उसका सोशल ग्रुप कैसा रहा, उससे ज्यादा पर्सनालिटी डेवलप होता है। देखिए नो डाउट कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट उतना नहीं करता जितना आपका इन्वायरमेंट करता है। ठीक है, इसलिए देखिएगा कि भाई जो फादर हैं जो फादर हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी गुड हैं, जो मदर है वो भी अच्छे हैं, लेकिन जब इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, यानी कि जो जो चाइल्ड निकल के आता है ना, देखिएगा वो बहुत बार बदमाश निकल जाएगा। क्यों? अगर इस पर्सन को, अगर इस बच्चा, इस न्यूबॉर्न बेबी को अगर अच्छा कल्चर, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, अच्छा सोशल ग्रुप नहीं मिलेगा ना, तो भले इसके मम्मी पापा अच्छा क्यों ना हो, ये बिगड़ जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, इस दोनों का इधर उल्टा भी हो सकता है कि भाई ये पेरेंट्स, मम्मी पापा चाहे जो भी पेरेंट्स लोग जो है वो अच्छे नहीं थे, वो बुरे थे, लेकिन जो बच्चा है वो अच्छे निकल गए, जैसे प्रहलाद, वो जो हिरण्यकश्यप का जो बेटा थे वो। तो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखिएगा प्रहलाद जो था ना, वो उसका जो मेन जो पर्सनालिटी डेवलप हुआ था, उसको नारद मुनि पाल पोस के बड़ा किए थे। जो नारद मुनि थे वो उनको पाल पोस के बड़ा किए थे, वो उनको संस्कार दिए थे, उनको कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड उनका यहाँ से मिला था, इसलिए वो काफी विष्णु भक्त थे, इस टाइप का। ठीक है, फिर बात कीजिए सिचुएशन का। सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक इंसान का जो पर्सनालिटी है ना, सिचुएशन के हिसाब से भी चेंज करता है। उसका जो परिस्थिति, जो समय जैसा रहेगा ना, उसके हिसाब से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल तौर पे जो बच्चा जिंदगी भर वॉर देखा हो, या वर्ल्ड वॉर एरम जो पैदा हुआ होगा, वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके लिए जस्टिस का डिफिनेशन, यानी कि न्याय का डिफिनेशन कुछ अलग ही होगा। और जो हम लोग जो पैदा हुए हैं, जो पीसफुल एरम पैदा हुए हैं, जहाँ पर मार काट नहीं है, हम लोग के लिए जस्टिस का डिफिनेशन कुछ और है। इन लोग के लिए भाई इतना तक, भाई हम लोग को अगर सुरक्षा रहना है, हम लोग का फैमिली सेफ रहने के लिए दूसरा को मार डालो, सीधा सीधा लॉजिक था। यहाँ पर क्या है, हम लोग थोड़ा सा बहुत सारा भाईचारा लेके चलते हैं, जो दुश्मन लोग को भी हम लोग यहाँ पर माफ करने वाला कॉन्सेप्ट ले आते हैं, इस टाइप का है। तो ये दोनों पर्सन का दो अलग अलग जस्टिस का डिफिनेशन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिचुएशन मैटर करता है। उस समय वॉर का सिचुएशन था, अभी पीस का सिचुएशन है। लेकिन ज्यादा मेरे हिसाब से देखिएगा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक हद तक ये वाला ज्यादा सही है, वॉर वाला एरा, मतलब वॉर वाला टाइमिंग सही नहीं है, जो सोच जो लोग का उस समय का है जस्टिस का, वो एक हद तक ज्यादा सही लगेगा। हम 100% करेक्ट नहीं बोल रहे हैं, 100% नहीं, पर एक हद तक ज्यादा सही यही लगेगा आपको। ठीक है, ये दुनिया भर का जो ड्रामा होता है ना, वो बोलने में अच्छा लगता है,
देखिए ख्वाहिश कुछ भी रख लीजिए, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होता है जस्टिस का। तो हो गया। अब देखिए पर्सनालिटी से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, द बिग फाइव मॉडल। बिग फाइव मॉडल में क्या था आपका, ओशियन, एक मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ ओशियन। जैसे देखिए क्या क्या आएगा, ओ से, देखिए ये ओ से क्या आ जाएगा, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। जैसे कि पीपल हु आर क्रिएटिव एंड ओपन न्यू आइडिया एंड एक्सपीरियंसेस। जो ऐसा पीपल लोग जो थोड़ा क्रिएटिव हो, जो थोड़ा ओपन आइडिया का हो, उन सबको क्या बोलते हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ठीक है। फिर क्या है, कॉन्शियसनेस। अब इसमें क्या आएगा, पीपल हु आर ऑर्गेनाइज, रिस्पॉन्सिबल, कंप्लीट देयर वर्क प्रोपरली। यानी कि थोड़ा ज्यादा अच्छा से कॉन्शियस टाइप से है, वो अच्छा से चीजों को ऑर्गेनाइज रखता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, काम को समय पे कंप्लीट करता है। ठीक। फिर ओ हो गया, सी हो गया, अब ई आ गया। ये क्या, एक्स्ट्रावर्जन। पीपल हु आर सोशल, टॉकेटिव और इंटरेक्टिंग विद अदर्स। ये सोचते जिसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट इसको बोलते हैं, वो इस टाइप का, तो थोड़ा ज्यादा सोशल टाइप से है और ज्यादा बातचीत करता है और पीपल को ज्यादा इंटरेक्ट करता है। ठीक है। फिर क्या है, एग्रीबलेनेस। एग्रीबलेनेस बोले मतलब क्या है, जो थोड़ा काइंड हो, थोड़ा कोऑपरेटिव है, अच्छा से रिलेशनशिप मेंटेन करता है, ये सब थोड़ा सा मतलब अच्छा टाइप का पर्सन है। ठीक है। जो थोड़ा दयालु टाइप का भी हो, इजिली कोऑपरेट करता है, रिलेशन को ले दे कैसे चलता है सो। और ये क्या, ओशियन का ये एन, यानी कि न्यूरोटाइसिज्म। इससे क्या मतलब, वो पीपल जो थोड़ा सा शांत स्वभाव का रहता है, जो अच्छा से स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है। तो ये था बच्चों ओशन का, आपका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ओशन में आपका ये ओपननेस, फिर आपका कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलेडनेस, और ये आपका दोनों कहलाता है इमोशनल स्टेबिलिटी भी, और ये आपका न्यूरोटाइसिज्म। ठीक है। फिर पर्सनालिटी में आपको देखिए देखना है, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ये एमबीटीआई है। अब इसमें क्या समझिए, ये एक प्रकार का आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, एमबीटीआई, या बोलिए मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर जो है टेस्ट। इसमें 100 तरह का क्वेश्चन है, जिसमें 16 प्रकार का पर्सनालिटी टाइप निकल के आता है। ठीक है। जो हम लोग मेनली 4 स्केल में बांटे हैं। पहला क्या है, देखिए एक है आपका एक्सट्रोवर्जन और दूसरा क्या है, इंट्रोवर्जन। ये ई और आई क्या है वो आपको बाद में समझ, हालांकि आपको बोला होगा सर ई से यहाँ पर ये वाला ई है और इंट्रोवर्जन का आई है, नो डाउट वही है, बट उसको लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं वो वीडियो के एंड में देखेंगे। एक्स्ट्रावर्जन बोले का मतलब क्या है, वही एक्सट्रोवर्ट, यानी कि जो थोड़ा सोशल हो, थोड़ा इंटरेक्टिंग विद अदर्स। इंट्रोवर्ट ऐसा पीपल हो जो थोड़ा क्वाइट हो, जो लोनलीनेस पसंद करता है। जनरली हम लोग क्या सोच लेते हैं कि भाई ये अच्छा है, ये गुड है और ये बैड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये पीपल का पर्सनालिटी है, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है। बहुत सारा लोग होता है भाई जिसको थोड़ा सोशल थोड़ा पसंद आता है, मिलजुल के रहना, थोड़ा बातचीत करना, इस टाइप का, वो चुपचाप नहीं बैठ सकता। और ये कोई खराब नहीं है कि वो अगर अगर वो लोनलीनेस पसंद करता है या अकेले रहना पसंद करता है या उसको शांत चीज पसंद है, तो ऐसा कुछ नहीं कि ये अच्छा है ये खराब है, ये खराब है, या ये अच्छा है ये खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस एक प्रकार का पर्सनैलिटी है। ठीक है। एक प्रकार का ये दोनों का दोनों पर्सनैलिटी है। फिर देखिए सेंसिंग है और क्या, इंट्यूशन। सेंसिंग में क्या था, पीपल हु फोकस फैक्ट्स एंड प्रैक्टिकल थिंग। जो प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा फैक्ट्स पे, डेटा पे, थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर पे बात करता है। इंट्यूशन, पीपल हु फोकस ऑन आइडियाज एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी, जो थोड़ा सा न्यू नया आइडिया पे या पॉसिबिलिटी पे एग्जिस्ट करता है। जैसे कि क्या, अगर उदाहरण देना चाहे तो, अगर अभी देखिए, अभी तो कोई ऐसा स्टडी आया नहीं, अब सोचिए 500 साल पहले चल जाइए आप, 500 साल या 1000 साल पहले चल जाइए, और उस समय आदमी को बोलिएगा भाई कि एक समय हम लोग एरोप्लेन में उड़ेंगे, तो वो ये जो इस टाइप का जो नेचर का पर्सन होगा वो बोलेगा क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, कोई डेटा नहीं है। ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं, उन्हें बोल देगा। जो इंट्यूशन टाइप का पीपल लोग होगा, जो नया आइडिया पे, फ्यूचर पॉसिबिलिटी पे विश्वास करता है, वो बोलेगा हाँ भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है। जैसे आज का डेट में भाई एड्स का इलाज नहीं है ना, ठीक है, तो पॉसिबल है कि फ्यूचर में निकल जाए। ठीक। थिंकिंग एंड फीलिंग। थिंकिंग का मतलब तो आपको पता है भाई, जो थोड़ा सा लॉजिक होकर सोचता है। यहाँ पर लॉजिक हो, देखिए थिंकिंग जो होता है, थिंकिंग हु मेड डिसीजन बेस्ड ऑन लॉजिक। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो भाई उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं, ये ऐसा ना हो कि ये जो पर्सन है ये बिना लॉजिक का ही कोई डिसीजन लिए जा रहा है। ठीक है। कोई भी फैसला लेने में उसका एक लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं भाई कि जो होगा तो देखा जाएगा। ठीक है। ये जो हम लोग डायलॉग लिख देते हैं, जब बोल देते हैं जो होगा देखा जाएगा, यकीन मानिए जब बुरा हो गया ना तो वो देखा नहीं जाएगा, वो बस हम लोग बोल देते हैं। फीलिंग्स, पीपल जो डिसीजन तो इमोशंस के आधार पे लेते हैं। अगर आप लोग का फेवरेट एग्जांपल इसमें हम पुट कर दें, तो बॉयज लोग जो डिसीजन लेता है, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा रैशनल होके, थोड़ा लॉजिक होकर डिसीजन लेता है। ठीक है। वो थोड़ा फ्यूचर को देख के डिसीजन लेता है, चाहे रिलेशनशिप का चाहे किसी भी बात का हो। लड़की लोग प्योर
प्योर इमोशन बेस्ड डिसीजन लेती है, एकदम टिपिकल इमोशन बेस्ड। देख लीजिएगा, आपको पर्सनल लाइफ में पता चल जाएगा, वो लोग का सारा डिसीजन मैक्सिमम टाइम इमोशन बेस्ड पे होगा। अब मैं 100 सभी लड़की लड़का की बात नहीं कर रहे, एवरेज में आप जो आपको देखने को मिलेगा, अधिकतर बॉयज थोड़ा लॉजिकल होकर डिसीजन लेगा। अगर दो याद रखिएगा, ये दोनों का दोनों अच्छा बच्चा है, ठीक है। हम यहाँ पर वो यहाँ पर कोई खराब टाइप का बात नहीं, कि हम मान के चल रहे हैं कि ये भी अच्छा बच्चा है, ये भी अच्छा बच्चा है। लेकिन जब डिसीजन लेने का बारी आएगा ना, मान लीजिए दोनों रिलेशनशिप में है, लेकिन जब कोई लंबा डिसीजन लेने का बारी आएगा, तो बॉयज जो होगा बहुत लॉजिकल डिसीजन लेगा, और जो गर्ल्स होगी ना, वो बिल्कुल इमोशंस में आकर डिसीजन लेती है। फिर जजिंग और परसीविंग। जजिंग और परसीविंग का मतलब क्या है? जजिंग मतलब क्या है? पीपल हु आर प्लान एंड ऑर्गेनाइज, जो थोड़ा सा पहले से प्लान और ऑर्गेनाइज वे में हो, तो क्या बोलेंगे? जजिंग। परसीविंग मतलब जो थोड़ा फ्लेक्सिबल और एडजस्ट, जो भाई इजिली आसान भाषा में खुद को एडजस्ट कर ले। ये इस तरह का पर्सन लोग कैसा, तो थोड़ा सा प्लान करके चलता है। ये क्या है कि भाई देखेंगे, देख ये जो होगा देख लेंगे वाला टाइप का लॉजिक है। अच्छा देखिए, ये जो एमबीटीआई जो इम्पोर्टेंट, जो एमबीटीआई है ना, ये होता क्या है? ये देखिए कुछ इस प्रकार से है, जो आपको बोले थे ना, ई जो ई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स्ट्रा वर्जन को, आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रो वर्जन को। तो ये देखिए इस टाइप से है, अगर आई एन टी जे लिखा हुआ है, इट मीन्स आई आपका ये वाला हो गया आपका इंट्रोवर्जन, एन हो गया आपका क्या? ये इंट्यूशन, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका थिंकिंग, और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका जजिंग। यानी कि ये चार चीज को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? तो शॉर्ट में अगर ऐसा कुछ लिखा रहे बच्चों, जैसे कि ये आई एस टी जे लिखा हुआ, अब बोल दे भाई कि बताओ इसका क्या पर्सनालिटी है, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। आई मीन्स इंट्रोवर्जन, एस यानी कि सेंसिंग, टी यानी कि थिंकिंग, और आपका ये क्या है? ये जे है ना, जे यानी कि ये जजिंग। तो ये उसका पर्सनालिटी है। तो ये लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है, इसलिए वो उसको लास्ट में बताएंगे। अब यहाँ पर दो प्रकार का पर्सनालिटी होता है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में जो पर्सनालिटी होता है वो थोड़ा एग्रेसिव टाइप का होता है, एग्रेसिव, थोड़ा कॉम्पिटिटिव, थोड़ा थोड़ा जल्दबाजी टाइप का होता है, तो मतलब ज्यादा ही इसको बोलिए तो ज्यादा उत्सुक रहता है, एक्साइटेड से भरा भरा पड़ा हुआ, ठीक है। दे फील टाइम प्रेशर और हाई स्ट्रेस, और वैसा वो लोग फील करता है, ठीक है। और जो पर्सनालिटी भी होता है वो थोड़ा रिलैक्स, पेशेंट और थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर का नहीं रहता है, कम रहता है। ये लोग थोड़ा पेशेंस, ठीक है भाई, आराम से सब हो जाएगा इस टाइप का। ये लोग भाई थोड़ा जल्दी करो, सिर्फ काम को लेकर नहीं बोल रहे, पूरा पर्सनालिटी का हम बात कर रहे हैं। मतलब ये लोग थोड़ा सा एग्रेसिवनेस दिखाता है, थोड़ा सा जुनून दिखाता है, और ये लोग बोलता है कि ठीक है सब आराम से धीरे धीरे हो जाएगा, इस टाइप का है। मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स इन इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजल बिहेवियर। क्या क्या अलग अलग एट्रीब्यूट है? एक है लोकस ऑफ कंट्रोल, इसमें दो गो होता है, याद रखिएगा। लोकस ऑफ कंट्रोल याद रखिएगा, इसमें दो होगा, एक एक्सटर्नल, दूसरा क्या है? इंटरनल। इंटरनल बोलने का मतलब क्या होगा? पीपल जो आउटकम्स को कंट्रोल करने का कोशिश कर सकता है। एक्सटर्नल जो भाई थोड़ा लक और फेट पे बिलीव करता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका? आपका इंटरनल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। फिर ये है आपका ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, ये मैचियावेलिज्म, ठीक है, या जैसा भी आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहें देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है? पीपल थोड़ा प्रैक्टिकल और थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस होता है, ठीक है, मेंटेन इमोशनल डिस्टेंस और थोड़ा प्रैक्टिकल होता है। ये थोड़ा एंड जस्टिफाई, दे बिलीव एंड जस्टिफाई मीन्स, मतलब जो एंड में जो रिजल्ट निकल के आएगा उस पर वो लोग ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। फिर सेल्फ स्टीम का मतलब आपको पता है, जो थोड़ा खुद को ज्यादा वैल्यू करता है, पीपल हु वैल्यू देमसेल्फ, जो बहुत जरूरी है। एक हद तक सेल्फ स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पर्सनल लाइफ के लिए बता रहे हैं, एक हद तक सेल्फ स्टीम मैटर करता है, हर जगह उसके साथ समझौता करना अच्छी बात नहीं होता है, ठीक है, कहीं पर कहीं बात हो, कोई भी सिचुएशन हो। सेल्फ मॉनिटरिंग, जो एबिलिटी टू एडजस्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, जो सिचुएशन परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को जो ढाल लेगा वो। रिस्क टेकिंग, विलिंगनेस टू टेक चांस एंड मेक डिसीजन, जो भाई रिस्क लेने को तैयार है। तो ये है आपका कुछ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स। अब देखिए एकदम डिटेल में ले जाकर तोड़ तोड़ के इसलिए नहीं बता रहे हैं, क्या जितना हम बता रहे हैं ना, ये मोर देन एनफ है, ये आपका मोर देन एनफ है, ठीक है। इसलिए हम आगे लेके नहीं जा रहे हैं, इतना सुफिशियंट है, वरना बाकी टाइम वेस्ट की तरह होगा, ठीक है, आपका सिलेबस की बर्डन की तरह होगा वो। फिर दूसरा आ जाइए, पर्सनालिटी खत्म हो गया, अब आगे हम लोग एटीट्यूड में, ठीक है। एटीट्यूड आप जैसा सुने होंगे, हम लोग बोलते हैं भाई कि इसका तो बहुत एटीट्यूड है, इसको तो कम एटीट्यूड है। कम एटीट्यूड कभी नहीं बोलते, बस आप बोलते हैं कि इसका तो बहुत एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड क्या होता है ना, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग एक प्रकार का रिस्पॉन्ड करते हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल मैनर से।
टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट्स। ये या दूसरा को लेकर भी जब हम लोग बोलते हैं या इस सामने वाला पर्सन को बोल रहे हैं, ठीक है, तो इस सामने वाला का जो इसका जो हरकत है उसको या तो हम लोग फेवर पे रखते हैं या तो फिर अनफेवरेबल में रखते हैं। या तो बोलते हैं अच्छा भी एटीट्यूड है या तो फिर खराब एटीट्यूड है, यही दो चीज में रखते हैं और तो कुछ रखते नहीं है। तो ये ना ये लैंग्वेज में ऐसा ही लिखा है बच्चों, और कुछ नहीं, कि एटीट्यूड इज अ लर्न प्रीडिपोजिशन टू रिस्पॉन्ड इन अ फेवरेबल और अनफेवरेबल मैनर्स टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट। ठीक है, ये एटीट्यूड है हम लोग का, या दूसरा का प्रति या खुद का भी एटीट्यूड रहता है अपना अपना सबका। ठीक है, इट एक्सप्लेन व्हाई एम्प्लॉयज बिहेव सर्टन वे, यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान किस इस तरह का क्यों बिहेव कर रहा है, उसी को हम लोग दर्शाते हैं एक प्रकार का उसका एटीट्यूड, या खुद का रहा तो खुद का एटीट्यूड। इससे मिले 3 कंपोनेंट है एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल में 3 कंपोनेंट क्या, एक है आपका अफेक्टिव कंपोनेंट, यानी कि जो आपका फीलिंग और इमोशन को देखता है। एक है आपका बिहेवियरल कंपोनेंट, जो आपका इंटेंशन टू बिहेव, भाई क्या इंटेंशन था, या देखिएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन आपका, इंटेंशन जो है ना बच्चों, इंटेंशन आपका ज्यादा मैटर करता है आपका एक्शन से। ठीक है, काटिए क्यों ऐसे रखिए, इंटेंशन ज्यादा मैटर करता है आपका एक्शन से, याद रखिएगा। अगर आप लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करते होंगे, लॉ ऑफ कर्मा जिसको आप लोग हम लोग बोलते हैं ना, हालांकि कर्मा नहीं होता, कर्म होता है, चलिए फिर भी इंग्लिश वाला सब ऐसे ही बोल लेता है। जो कर्म का जो विधान होता है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं भाई कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, बोलते हैं ना। शायद वो आधा अधूरा है, वो थोड़ा सा आधा अधूरा है। वो पूरा इस प्रकार से है कि जिस नियत के साथ अपना कर्म करोगे उसके हिसाब से तुमको फल मिलेगा, तो पूरा कंप्लीट ये है। तो आपका जो नियत है वो ज्यादा मैटर करता है, आपका इंटेंशन क्या था, क्योंकि एक ही एक्शन एक ही एक्शन एक ही एक्शन आपका अच्छा भी हो सकता है, एक ही एक्शन आपका खराब भी हो सकता है। ठीक है, एकदम कॉमन सा चीज है वो, एक ही एक्शन आपका अच्छा भी हो सकता है, एक ही एक्शन आपका पाप पुण्य जैसा डिफाइन करना चाहे। आप किसी को एकदम शॉर्ट में उदाहरण दें तो भाई किसी का लालच में आकर के उसको आप मर्डर कर दिए, मेन एक्शन क्या था, मर्डर। ठीक है, तो ये क्या है, ये खराब है, लालच में आके इंटेंशन आपका लालच था। किसी लड़की का रेप हो रहा था, उसको बचाने के लिए आप सामने वाला का मर्डर कर दिए, यहाँ भी एक्शन क्या है, मर्डर, पर यहाँ पर नियत अच्छा था, सामने वाले को आप सेफ बचाना चाह रहे थे। तो एक्शन, एक ही एक्शन पे दोनों तरह का कॉन्सिक्वेंस आ सकता है, इंटेंशन जैसा रहे उसी का हिसाब से। ठीक है, इसलिए जो कर्म का विधान है ना वो पूरा ऐसे बुलाता है कि जिस नियत के साथ, जिस इंटेंशन के साथ आप कर्म कीजिएगा उस नियत के हिसाब से आपको फल मिलेगा। कॉग्निटिव कंपोनेंट समझिए, कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है आपका, दिस इज बिलीफ और ओपिनियन पार्ट। ठीक है, मेरे बिलीफ या ओपिनियन जो हम लोग बोलते हैं ना, भाई ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है या मेरा बिलीफ है, वो और कुछ नहीं है। एग्जांपल में बिलीविंग ए प्रमोशन वाज फेयर, ये कंपनी का एग्जांपल में है कि भाई जिसको प्रमोशन मिला मान के चलते हैं भाई ठीक है। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट हो गया, ये ए बी सी। कॉग्निटिव डिसऑनेंस थ्योरी, इसको कॉग्निटिव डिसऑनेंस थ्योरी को कौन दिए थे, इसको लियोन फेस्टिंगर दिए थे। लियोन फेस्टिंगर का कहना था कि ये कॉग्निटिव डिसऑनेंस में बताएं कि इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड्स और बिहेवियर। आसान शब्दों में बोला जाए, उसका बोलने का, उसका जो बोली है सो, वो जो बोल रहा है सो, और उसका हरकत आपस में मैच नहीं खा रहा है। कोई महान बनने के लिए अच्छा अच्छा बात बस बोले जा रहा है, तो हम तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन करता कुछ नहीं है। उसका उसका जो एक्शन है वो बिल्कुल उसका विपरीत है, अपोजिट है, यानी कि उसका एक्शन और वर्ड्स आपस में मैच नहीं खा रहा है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत देखने को मिलेगा। कोई बहुत मिलेगा जो बहुत वर्ल्ड का, दुनियादारी का बहुत चिंता दिखाएगा, और खुद ही ना कोई रूल मानेगा ना कोई रेगुलेशन मानेगा, कोई दया सिंपैथी किसी को कुछ नहीं है, लेकिन जब बात करने का बारी आए तो पूरा बड़ा बड़ा ज्ञान देते रहता है। तो कॉग्निटिव डिसऑनेंस थ्योरी यही बोलता है कि आपस सब, उसका जो एटीट्यूड्स और जो बिहेवियर है ना वो आपस में ठीक से इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, उसका बोली और उसका एक्शन इनकंसिस्टेंट है। जैसे एग्जांपल में हम लिख रखे हैं, अभी यहाँ पर बिजनेस एग्जांपल लिखना था ना, तो याद रखिएगा जो जो इनकंसिस्टेंट है ना वो एक प्रकार का डिस्कम्फर्ट, इंसान अगर अच्छा हो तो एक प्रकार से डिस्कम्फर्ट फील करवाता है। कुछ कुछ लोगों को तो इतना आदत हो गया है फेंकने का और उसका रियल लाइफ बिल्कुल अलग हो जाता है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन जिसका थोड़ा सा नेचर अच्छा हो उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट टाइप का फीलिंग हो। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं, ये ए पर्सन बिलीव स्मोकिंग इज हार्मफुल बट स्टिल स्मोक, उसको पता है कि शराब शराब मतलब सिगरेट पीना खराब है, लेकिन क्या कीजिएगा, पी रहा है। तो क्या थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस पैदा करता है ये हरकत। फिर मेजर जॉब एटीट्यूड, इसमें 3 प्रकार का जॉब एटीट्यूड मैंने लिखे। एक जॉब सेटिस्फैक्शन, काम करने से हम खुश हैं, एक पॉजिटिव फीलिंग है, ऑब्वियस सी बात है,
सेटिस्फैक्शन है तो जॉब इन्वॉल्वमेंट यानी कि साइकोलॉजिकल अटैचमेंट विद द जॉब, किसी किसी को अपना काम पसंद होता है कि भाई हाँ हमको अपना काम पसंद है, जैसे कि हमको अपना काम पसंद है एज ए टीचिंग काम, ठीक है। ऑर्गेनाइजल कमिटमेंट, बहुत को लोग कमिटमेंट किया रहता है तो द डिग्री ऑफ अटैचमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स गोल्स, भाई जो टारगेट सेट कर दिए हैं तो किसी के से होता है भाई टारगेट तो हम अपना पूरा करके ही रहेंगे वरना खाना नहीं खाएंगे, सांस नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये था परसेप्शन इन ऑर्गेनाइजल बिहेवियर, परसेप्शन तो आ गया तो ये क्या है दोबारा आ गया, अच्छा नहीं परसेप्शन सॉरी वो पर्सनालिटी था, सॉरी सॉरी। तो परसेप्शन देखिए अब आपका एटीट्यूड खत्म हो गया, अब हम लोग सी यानी कि परसेप्शन में पहुंच गए। परसेप्शन एक प्रकार का मतलब होता है, परसेप्शन एक प्रकार का हम लोग जो सोच विचार अपने मन में बना लिए रहते हैं ना उसको बोलते हैं क्या परसेप्शन। जैसे कि उदाहरण में देखिए, एग्जांपल देखिए सीधा, ए एम्प्लॉय थिंक मैनेजर इज बायस सो ही स्टॉप पुटिंग एफर्ट। अब वो अपना दिमाग में बैठा लिया भाई कि जो ये जो मैनेजर है ये बुरा है तो उसके साथ वो कोई मतलब दिमाग ही लगाने नहीं जाता है, ठीक है। तो परसेप्शन एक 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 चीज जो हम लोग मन में बैठा लेते हैं, जैसे कि अगर इसको थोड़ा उतार दें पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में रहने दीजिए बिजनेस एग्जांपल हम लोग पॉलिटिक्स में उठाएंगे। परसेप्शन बोलने का यहाँ पर मतलब समझ लीजिए कि सामने वाला के प्रति आप एक सर्टन उसका इमेज बना के रख लिए रहते हैं कि भाई ये तो ऐसा है, ठीक है। होता नहीं है जहाँ आप काम कीजिएगा तो कोई बहुत अच्छा है तो उसका एक मान लीजिए ए बहुत अच्छा है बी बहुत बदमाश है तो उसके प्रति एक आपका सॉफ्ट नेचर बना रहता है, यहाँ पर ये तो अच्छा है, इसका आपका पहले से दिमाग में बैठा हुआ है, एक परसेप्शन है। उसका बिहेवियर देखे होंगे, उसका एक्शन देखे होंगे, उसका नेचर जज किए होंगे तो लगा होगा यार ये बहुत अच्छा आदमी है। बी वैसे लगा होगा ये तो हाँ हरामी है, इस टाइप का होता नहीं है, तो ये परसेप्शन है। अब परसेप्शन में देखिए क्या पहला है, एक है आपका एट्रीब्यूशन थ्योरी, इसको प्रपोज किए थे फ्रिज हेडर और उसको एक्सपेंड किए थे हार्नोन कैली। अब ये लोग क्या एक्सप्लेन किए थे, इट एक्सप्लेन हाउ जज काउज ऑफ बिहेवियर, यानी कि वी जज काउज ऑफ बिहेवियर, मतलब जज बिहेव जो हम लोग मेन जज जो करते हैं ना वो बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सो देखिए बिहेवियर कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। बिहेवियर जो है आपका इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल जैसे क्या, बिहेवियर इज अंडर पर्सनल कंट्रोल, आदमी का अपना पर्सनल कंट्रोल में है उसका बिहेवियर, ठीक है, वो जैसा चाहे वैसा अपना बिहेवियर को मेंटेन कर सकता है। जैसे एग्जांपल, एम्प्लॉय फेल बिकॉज लैक ऑफ एफर्ट, है वो अपना कंपनी में एफर्ट नहीं लगाया तो अभी से फेल ही होगा, है कि नहीं। फिर एक्सटर्नल काउज जो है आउटसाइड फैक्टर जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको बस का नहीं है। तो एम्प्लॉय फेल ड्यू टू पुअर सिस्टम ऑफ वर्कलोड, अब मशीन ही खराब निकलेगा, मशीन ही जहां पर वो काम कर रहा है वो मशीन में ही इशू है तो भाई वो कैसे वर्क को पूरा कर दे, ठीक है। तो ये हो गया 3 फैक्टर ऑफ एट्रीब्यूशन, 3 फैक्टर है। एक है आपका डिस्टिंक्टिवनेस, इसमें क्या आता है, वेदर ए पर्सन बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन, जैसे डिस्टिंक्शन होता है डिफरेंस बिटवीन वाला, तो एक पर्सन सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बिहेव कर रहा है, जैसे ठीक है जैसे धुरंधर 2 मूवी निकला है तो वो जो जमाली जी का जो रोल जो भी बोले वो जो पॉलिटिशियन का जो रोल प्ले किया है तो होता नहीं है, मेरे बच्चे ए के साथ भी मेरे बच्चे बी के साथ भी मेरे बच्चे, दोनों तरफ, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज टाइप से जिधर फायदा दिखे उधर मेरे बच्चे करने लगना है, ठीक है। कॉन्शियस, अब कॉन्शियस मतलब कॉन्शियस बोलने का मतलब होता है सिंपल से कि भाई सहमति देना एक प्रकार से, वेदर अदर्स बिहेव द सेम इन द सेम सिचुएशन, यानी कि वेदर अदर्स बिहेव द सेम सिचुएशन बोलने का मतलब है कि भाई बाकी सब एक परिस्थिति पे कैसा अपना सहमति दे रहा है। जैसे एम्प्लॉय लोग जहाँ काम करता है ना तो सबका सहमति एक जैसा है कि नहीं, एक टाइप का है कि नहीं है, सो ठीक है। कॉन्शियस बोलने का मतलब यही है, वो जो लॉ में पढ़े ना थे एडम एडम कॉन्शियस बोल करके, मतलब सबका म्यूचुअल कॉन्शियसनेस, तो ये वही है, ठीक है। कॉन्शियसनेस एक प्रकार से सबका सहमति है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब वो लगातार अपना काम कर रहा है कि नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं भाई पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। सेम ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये सब मीनिंग है खाली, ये सब वर्ड आप सुने होंगे बच्चों, बस है क्या ना, ये सब है क्या कि बस ये थोड़ा सा एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ मीनिंग है। जैसे ये डिस्टिंक्शन जो वहाँ पर लिखा हुआ डिस्टिंक्टिवनेस, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करना। कॉन्सेंसस मतलब भाई सब कोई एक जगह पे सलाह हो रहा है कि नहीं, मान लीजिए था ना भाई चलो ये कुछ चेंजेस का जो था तो भाई हाँ सब कोई एग्री हो रहा है कि नहीं, क्या सब एग्री है। तो फिर कंसिस्टेंसी यानी कि एक ही जैसा उसका सिचुएशन बिहेवियर लंबे समय तक है कि नहीं, ये हो गया। एट्रीब्यूशन एरर, अब उसमें देखिए फंडामेंटल एट्रीब्यूशन क्या एरर है,
वी इग्नोर एक्सटर्नल फैक्टर एंड ब्लेम इंटरनल फैक्टर। यह एट्रीब्यूशन एरर बोलने का मतलब है कि यहाँ पर क्या है कि जनरली हम लोग इन एक्सटर्नल फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं और जो इंटरनल फैक्टर है उसको ब्लेम करने लगते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि जैसे कि समझ लीजिए मैनेजर ब्लेम एम्प्लॉय फॉर डिले विदाउट चेकिंग सिस्टम इशू। अब मैनेजर जो है सीधा एम्प्लॉय को ही जज कर लिया कि तुम ही काम में किया हुआ नालायक है, वैसे वैसे ये देखने नहीं गया कि भाई मशीन कभी फेलियर तो नहीं है, कहीं मशीन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, या बाकी सबका जो टूल्स मैकेनिज्म जो है उस पर कोई इशू तो नहीं ना है। सो ठीक है, सर्विंग बायसनेस। सेल्फ सर्विंग बायसनेस मतलब खुद से भी एक बायसनेस होता है। वी क्रिएट सक्सेस सेल्फ और ब्लेम फेलियर अदर। ये तो कॉमन सा चीज है, ये क्या बताएं तो भाई ये तो आपको पता है। क्रेडिट खुद खा जाते हैं, ब्लेम दूसरा को कर देते हैं। ब्लेम गेम इसी को बोलते हैं। एम्प्लॉय से सक्सेस इज ड्यू टू हिज स्किल और फेलियर ड्यू टू बैड लक, होता है ना। ये बहुत खराब मेंटालिटी है बच्चों, याद रखिएगा। ये जो पॉइंट है ये बहुत खराब मेंटालिटी है। जिंदगी में गलती करना जो मिस्टेक है, जिंदगी में कोई इंसान आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने जो अपना जिंदगी में गलती नहीं किया हो। जिंदगी में गलती होता है, कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। सबसे गंदा चीज क्या होता है, उसको ब्लेम करना, दूसरा के ऊपर ब्लेम करना, ये सबसे गंदा चीज है। आपको ब्लेम करके हो सकता है कुछ पल के लिए आपको माइंड आपका रिलैक्स हो जाए, आपको आराम भी मिल जाए, लेकिन वो फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होता है। मिस्टेक करना कोई बड़ी बात है भाई, सब कोई गलती करता है। कोई धुरंधर ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई कोई छाती ठोक के नहीं बोल सकता मैं अपनी जिंदगी में गलती नहीं की हूं। नहीं, हर कोई गलती किया रहता है, हर कोई। अब बस अब उस गलती से आप दो, सबसे बेस्ट तरीका यही है, मूव ऑन कीजिए। गलती को हो सके तो सुधारिए, उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अगर वो करेक्ट हो सके तो। और नहीं हो सके, आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा या आपका बस का नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि उसको दोबारा आप रिपीट ना करें, उस गलती से सीखिए। ठीक है, फिर देखिए कॉमन परपेचुअल शॉर्टकट एरर। अब कॉमन पर जो एरर है वो देख लीजिए क्या क्या है। सेलेक्टिव परसेप्शन, ये एग्जाम के लिए सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो बता रहे हैं। सेलेक्टिव परसेप्शन बोलने का मतलब है पीपल सी व्हाट दे वांट टू सी, यानी कि सेलेक्टिव परसेप्शन बोलने का मतलब है कि भाई जो हम देखना चाह रहे हैं वो तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैनेजर नोटिस ओनली मिस्टेक और डिसलाइक एम्प्लॉय। अब ये मैनेजर है और ये एम्प्लॉय है, ठीक है। अब ये एम्प्लॉय का चलिए मान लीजिए इंसान है, गलती हो गया होगा, तो अब मैनेजर केवल इसका गलती देख रहा है, उसका जो बाकी का काम है, जो क्वालिटी है वो नहीं देख रहा है। ठीक है, हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या है कि जजिंग पर्सन बेस्ड ऑन वन ट्रेट, यानी कि एक ही चीज के कारण उसका बाकी सब क्वालिटी को जज कर देते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ये एम्प्लॉय था, ठीक है, इसमें भी कुछ उदाहरणों का बता रहे हैं। ये एम्प्लॉय था, अब ये एम्प्लॉय को इसका जो सीनियर लेवल का जो मैनेजर है ना, उसको कभी कुछ किसी का हेल्प करते देख लिया तो उसको क्या लगा, भाई काइंड है, लगेगा ऑब्वियसली हेल्प करते देख लेगा, लगा हाँ ये यानी कि ये एम्प्लॉय काइंड टाइप का पर्सन है। तो अब क्योंकि वो उसके दिमाग में बैठ गया कि ये काइंड है, तो जो क्या लग रहा होगा भाई कि काम में भी, यानी कि जो वर्क है उसमें भी बहुत अच्छा होगा। तो ये बैठा लेना मेंटालिटी है तो अच्छी बात नहीं है ना। नो डाउट वो काइंड हो सकता है, पर कोई जरूरी नहीं वो अपना मशीन चलाने में भी अच्छा हो सकता है खराब हो सकता है बहुत अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है। तो यही है। तो एग्जाम्पल में गुड लुकिंग एम्प्लॉइज एज्यूम टू बी इंटेलिजेंट है, ये फालतू की बात है। अच्छा दिख रहा है कोई थोड़ी ना कि क्या बोलते हैं इंटेलिजेंट ही होगा। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, यानी कि जजमेंट इट अफेक्टेड बाय कंपैरिजन विद अदर्स। बहुत बार क्या होता है ना कि अलग दूसरा से कंपेयर करने पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में दिया हुआ एवरेज एम्प्लॉय लुक पुअर आफ्टर वेरी गुड परफॉर्मेंस, ये बहुत कॉमनली होता है। जैसे कि आप आप गए ओरल, आपका वाइवा चल रहा है, मान लीजिए आपका नंबर लगा हुआ आगे वाइवा होने वाला, ठीक है, और आपके जस्ट पहले वाला आप ये पहला और एक दूसरा नंबर पे है। तो जो पहला वाला है ना ये बहुत इंटेलिजेंट था, ठीक है, इसका जो इंटरव्यू था तो उसको बहुत टफ 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 क्वेश्चन पूछा और ये सबका जवाब दे दिया। तो इंटरव्यू जो जितना भी इंटरव्यू लेने वाले थे, जितना भी इंटरव्यू लेने वाले थे, क्या वो बहुत खुश हो गया, उन लोगों को लगा यार बहुत तेज तरार बच्चा है। तो जब आप जाइएगा ना सेकंड नंबर पे, वो आपसे भी वही एक्सपेक्ट कर लेगा कि भाई जब ये जवाब दे सकता है तो तुम जवाब क्यों नहीं देगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, यानी कि इसका इफेक्ट का परिणाम आपको झेलना पड़ेगा, इसका उल्टा भी होगा। अगर ये मूड खराब कर दिया तो ये आप कितना अच्छा रहिए आपको इंटरव्यू अच्छा से रगड़ देगा। ठीक है, ये होता है ना, ये बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि हम लोग ये एक लाइन नहीं बोलते, दूसरा गुस्सा किसी और पे उतार देना, तो वही तो है ये कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। ठीक है, फिर क्या है स्टेरियोटाइपिंग।
जजिंग समवन बेस्ड ऑन ऑन ग्रुप परसेप्शन, ये भी बहुत बार होता है। जैसे कि एज्यूमिंग ऑल यंग एम्प्लॉयज आर इररिस्पॉन्सिबल। अब होता क्या है कि ये तो ग्रुप परसेप्शन है, तो ये तो जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए, दो प्रकार का ग्रुप है। अब ग्रुप में तो बहुत अच्छा होता है ना। अब जनरली क्या होता है कि आपको लग रहा हो कि भाई कि इसका जितना भी ग्रुप में जितना भी सब है तो सब बदमाश है, तो सबको बदमाश समझ लीजिए। और जो जितना भी है वो उसमें मान के चलिए अच्छा है तो सबको अच्छा मान लिया, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इससे भी कोई बदमाश निकल सकता है, इससे भी कोई बदमाश निकल सकता है। यानी कि इसको अगर हम लोग सीधा सीधा किसी कम्युनिटी को ब्लेम कर देना अच्छी बात नहीं होगा। अगर इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए तो पूरा कम्युनिटी ब्लेम नहीं किया सकता, ठीक है। पूरा कम्युनिटी किसी भी कारण से ब्लेम नहीं कर सकता। वो इंसान टू इंसान मैटर करता है, इंसान टू इंसान वो मैटर करेगा, ठीक है। हाँ, एवरेज कुछ अलग निकल के आया था वो अलग बात है, पर 100% करेक्ट कभी नहीं हो सकता वो चीज, याद रखिएगा, ठीक है इस बात को। फिर क्या है प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूइंग ऑन ट्रेट्स और टू अदर, यानी कि अपना जो गुण है वो दूसरे के ऊपर थोप देना, ठीक है। डिसऑनेस्ट मैनेजर थिंक ऑल एम्प्लॉयज आर डिसऑनेस्ट, ये होता है चोर, एक चोर को ये जो चोर है इसको लगता है कि पूरा दुनिया चोर है, ये सबका आदत है। इसमें वो एक बहुत अच्छा दोहा नहीं है, जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, इसका जैसा नियत वो भगवान को उसी रूप में देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, यहाँ पर जो चोर होता है उसको लगता है भाई कि पूरा दुनिया चोर है। जैसे ये डिसऑनेस्ट मैनेजर है उसको लगता है कि पूरा एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट है, ठीक है। अब आ जाइए इमोशंस इन ऑर्गेनाइजल बिहेवियर, ये लास्ट है इमोशंस। इमोशंस क्या होता है बताने को जरूरत नहीं, आप लोग डेली डील करते हैं। एक प्रकार का इंटेंस फीलिंग, ठीक है, और पर्सन और सिचुएशन। एक प्रकार इंटेंस फीलिंग जो हम लोग फील करते हैं, जैसे कि आपका डर, आपका गुस्सा, नफरत, हैप्पीनेस, ये सब, ठीक है। इमोशंस एंड मूड्स आर अफेक्टिव साइड्स ऑफ ऑर्गेनाइजल बिहेवियर, ये आपका अफेक्टिव साइड है ऑर्गेनाइजल बिहेवियर का। सबसे पहले आपको जो समझने का जरूरत है बच्चों, ये इमोशंस क्या होता है तो बता देते, एग्जांपल हटा दीजिए, स्किप कर दीजिए। इमोशंस और मूड में थोड़ा डिफरेंस होता है, इमोशंस और मूड थोड़ा डिफरेंस हो गया। इमोशंस दर इंटेंस एंड डायरेक्ट स्पेसिफिक इवेंट और पर्सन, ये डायरेक्टली किसी एक पर्सन की तरफ होता है इमोशंस, ठीक है, स्पेसिफिक इवेंट या और पर्सन की तरफ। दे आर शॉर्ट टर्म एंड विजिबल थ्रू एक्सप्रेशन, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और वो विजिबल ही होता है। जैसे कि एंगर, फियर, जॉय, किसी पर्सन के प्रति आपका कोई लव वन है तो उसके प्रति आपको जॉय रहेगा, वाइफ रहेगी तो डर रहेगा, गुस्सा गुस्सा तो किसी के प्रति दूसरे के प्रति तो गुस्सा रहेगा, और दोस्त के प्रति तो सब कुछ एक साथ रहता है, कंबाइंड फीलिंग। लेकिन मूड थोड़ा अलग होता है, ये थोड़ा लेस इंटेंस होता है और नॉट डायरेक्ट किसी किसी स्पेसिफिक काउ से कारण नहीं होता, वो आपको परमानेंट टाइप का ही रहता है। जैसे कि यहाँ देखिए, दे आर लॉन्ग लास्टिंग, वो घंटों तक चलता है, पर वो तो परमानेंट मतलब ऐसा नहीं, तो मूड डिपेंड करता है कि भाई दिन भर में कंसिडर हो जाता है। जैसे फीलिंग लो और गुड विदाउट अ रीजन, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप बहुत अच्छा से तगड़ा सोए तो बहुत अच्छा मूड रहेगा, एकदम स्माइली फेस की तरफ मुस्कुराइएगा, दिन खुश रहता है, ठीक है। सुबह अच्छा से सोइएगा तो मतलब रात को, और अगर स्लीप अच्छा से नहीं हुआ, अच्छा से सोए नहीं है, तो देखिएगा मूड खराब रहेगा, ठीक है। फिर मूड खराब रहेगा आपका, बिना मतलब का चिड़चिड़ाइएगा, गुस्सा कीजिएगा, डांटते रहिएगा। अच्छा सोइएगा तो भाई एकदम हैप्पी हैप्पी टाइप से रहिएगा, तो वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, ठीक है। तो इमोशन आपका एक शॉर्ट टर्म के लिए किसी खास पर्सन या इवेंट के लिए हो सकता है, एक इंटेंस फीलिंग, और मूड क्या है वो थोड़ा लंबा समय तक के लिए रहता है। जैसे उदाहरण तो आपको दे ही दिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, इसको मेनली पॉपुलराइज फेमस कौन किए थे, आपका डेनियल गोलेम। इट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैनेज इमोशन, यानी कि जो इमोशंस को अच्छा से जो समझ सके अपने आप को, उसको क्या बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो वर्ड है ना, खुद का या दूसरा का, ये बहुत ही यूनिक मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इतना आसान नहीं होता इमोशनल इंटेलिजेंस होना। बोलना बहुत ईजी है, ज्ञान देना, दुनिया भर का बकवास कर देना वो कोई भी कर देगा, मतलब ठीक है कोई भी नहीं कर सकता मान के चलते हैं, पर यकीन मानिए अगर हम प्रवचन देने में आ जाए तो हमको लगता है हम ये पंडित जी सबसे ज्यादा अच्छा प्रवचन दे सकते हैं, और वो सिर्फ बोल सकते हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। ज्ञान देना बहुत ईजी चीज है, ज्ञान बहुत ईजी दिया सकता है, लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल है। एक उदाहरण के तौर पे दे दें, आपको आपके साथ भी ये पता होगा, जैसे कि सबको पता है भाई कि सुबह शाम एक थोड़ा सा मॉर्निंग या इवनिंग वॉक एक समय कर लेना चाहिए ताकि शरीर थोड़ा स्वस्थ रहे। कौन करता है, आप करते हैं नहीं करते हैं ना, हम भी नहीं करते हैं। खा खा के तो सो रहे होंगे,
पढ़ रहे हैं, अभी एग्जाम बीच में आ गया होगा तो टाइम पे पढ़ लेते हैं भाई। खैर, एज ए स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सिंसियरिटी रखना जरूरी है, ठीक है। हमेशा खाइए पीजिए घूमिए सब कीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस जो कर रहे होंगे जिस समय में, एक पढ़ने का भी, क्या स्टूडेंट लाइफ में है तो पढ़ने का भी एक स्पेसिफिक टाइमिंग निकाल के रखिए, ठीक है। बाकी सब भी कीजिए लेकिन पढ़ाई भी कीजिए। 5 डायमेंशन क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में पता होना, खुद का इमोशंस के बारे में आइडिया होना। इसी चीज में तो हर कोई गड़बड़ा जाता है, ये सेल्फ अवेयरनेस ही तो किसी को नहीं होता, तो पता ही नहीं होता कि मेरा क्या इमोशंस है। खुद का इमोशन को समझ पाना इतना आसान नहीं होता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये करेक्ट जानने के लिए ना, आपको खुद के साथ कभी झूठ मत बोलिएगा। खुद के साथ झूठ बोलिएगा तो कभी भी खुद को समझ नहीं पाइएगा कि हम हैं क्या, चाहते क्या है, क्या आपका दिमाग, दिलो दिमाग आपका चाहता है। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत मैटर करता है कि भाई आपको सही मायने में क्या चाहिए। ये छोड़िए, बाकी सब एग्जांपल दे सकते हैं पर बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को भाई थोड़ा सा कंट्रोल कर, इम्पल्स और मूड को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट काम है, ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। ये पढ़ाने में लग रहा होगा, बोल देंगे कुछ भी जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देते हैं, हमको एक उदाहरण देते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, किसी की गर्लफ्रेंड थी, वो लड़का को छोड़ दी, वो लड़का को छोड़ दी किसी दूसरे लड़का के कारण। अब लड़की जो है धोखा दे दी इस लड़का को किसी दूसरे लड़के के कारण। नो डाउट इसको पता है तो ये जो की है वो बिल्कुल गलत चीज है कि नहीं? उसको अच्छी तरह पता है भाई कि वो गलत चीज की है, उसको धोखा दे दी, इसका कोई गलती नहीं था। ये खुद को रोक नहीं पाएगा रोने से, ये खुद को रोने से रोक नहीं पाएगा। उतना सेल्फ मैनेजमेंट वो पढ़ने में ठीक लग रहा है, ठीक है भाई, सेल्फ मैनेजमेंट खुद पे कंट्रोल करेंगे, अपना इमोशन इम्पल्स जो भी है तो कंट्रोल करके रखेंगे, वो कर नहीं पाइएगा। अगर अगर इसको इसके साथ, इस लड़की के साथ अगर अटैचमेंट होगा और ये चलिए थोड़ी बुरी निकली, किसी कारण से थोड़ा बुरी नेचर की निकली और इसको धोखा दे दी किसी दूसरे लड़का के लिए, तो याद रखिएगा वो आंसू बहना स्टार्ट कर देगा, वो गिरेगा ही इसका आंसू, उसका कोई उपाय नहीं है। याद रखिएगा ये दोनों के लिए हम बोल रहे हैं। मान लीजिए लड़का धोखा दे दिया किसी लड़की को दूसरे लड़के के कारण, तो तब भी लड़की भी खुद को रोक नहीं पाएगी, अटैचमेंट होगा तो, ठीक है। दोनों अच्छे बुरे होते हैं, ऐसा कोई नहीं है किसी लड़का अच्छा होता है लड़की लोग बुरी होती है। दोनों एक ही कैटेगरी का है, लड़का लोग भी बहुत सारा हरामी है, लड़की लोग भी है, उसका अपोजिट भी है, लड़की लोग भी बहुत सारी अच्छी है, लड़का लोग भी बहुत सारा अच्छा है। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन बहुत मैटर करता है। दूसरा का देखिए सेल्फ मोटिवेशन, और देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्या, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन आपका नॉर्मल मोटिवेशन की तरह नहीं है बच्चों। कुछ मोटिवेशन होता है जो आपको आउटसाइड से मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपको लगता होगा जैसे आपके पापा, आपके मम्मी, आपके फैमिली, वो आपका एक मोटिवेशन होगा। सेल्फ एक प्रकार का ये ना, ये डिसिप्लिन है, याद रखिएगा इस बात को। वो खुद से आपको अंदर से आएगा, किसी का बिना सहारा लिए। ज्यादा बेटर कौन है? ज्यादा बेटर आपका सेल्फ मोटिवेशन है। ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि भाई उसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल फैक्टर का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपका क्या, एम्पैथी, यानी कि दूसरा को दर्द को समझ पाना। जैसे दोस्त का ब्रेकअप हो गया, इतना ही दोस्त समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा भी अभी ब्रेकअप हुआ है। सोशल स्किल, ये आपको पता है, रिलेशनशिप को अच्छा से हैंडल मैनेज कर पाना, ये बहुत मुश्किल काम है, पढ़ा देने में क्या जाता है। ए मैनेजर विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैंडल्स टीम कॉन्फ्लिक्ट्स कामली। इसके पास एक अच्छा इमोशनल हो तो चीज़ों को समझे, परिस्थितियों को समझे, दूसरा का इमोशनल कदर करे तो कॉन्फ्लिक्ट को अच्छा से हैंडल किया सकता है। फिर क्या आपका इमोशनल लेबर, इसको मेनली आर्कली हॉस्टाइल प्रपोज किए थे। एम्प्लॉइज हाउ रिक्वायर्ड इमोशंस एट वर्क प्लेस, किस तरह का इमोशन वर्क प्लेस में काम करते हैं उस तरह का होना चाहिए। एक सरफेस एक्टिंग, शोइंग फेक इमोशन, बहुत कुछ फेक कंपनी में सब फेक ही इमोशन दिखाता है, होने का कुछ और होने का कुछ और। जैसे कस्टमर सर्विस, एम्प्लॉय स्माइल्स इवन इवन व्हेन अपसेट। हम लोग पहले का समय में, अब तो नहीं है, जो कस्टमर केयर होता था ना, उसको हम लोग खूब गाली दे देते हैं किसी भी कारण से। पहले ना, पहले के समय में होता क्या था ना, कि बहुत ज़्यादा बैलेंस कट जाता था। अभी जैसे अनलिमिटेड फ्री हो गया ना, तो पहले के समय में क्या होता था कि पैसा कटता था नेट चलाने पे या कॉल कटने पे, तो सीधा कस्टमर केयर का फोन लगाएं और दम भर सुनाए हैं, तो फिर पैसा रिफंड होता था। ये जो लोग थोड़ा सा पहले समय को देखे होंगे ना, ये फ्री वाला सिस्टम से पहले 2016 के पहले आ रहा, ऐसा ही था। डीप एक्टिंग, कोई कोई लोग बहुत ज्यादा डीप एक्टिंग करते रहता है। जैसे कि एम्प्लॉय जेन्युइनली ट्राइज टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रॉब्लम, बेचारा पूरा ट्राई कर रहा है लेकिन वो समझ कुछ नहीं रहा है, ठीक है। फिर सर क्या, क्विक रिवीजन, ये था आपका इमोशनल इंटेलिजेंस यानी सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल लेबर, डिस्प्ले रिक्वायर्ड इमोशन, जो चाहिए वही दिखा रहे हैं।
अफेक्टिव इवेंट थ्योरी यानी कि इमोशन अफेक्ट जॉब परफॉर्मेंस, यानी कि जैसा सा इमोशन रहेगा उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी मैटर करेगा। और इमोशनल कॉन्टेजियन यानी कि कैचिंग अदर्स इमोशन, यानी कि दूसरे को दर्द को समझना। ठीक है बच्चों, तो इसमें इतना ही था। यकीन मानिए बच्चों हम जितना पढ़ा दिए हैं वो मोर देन एनफ है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।